जतखाम सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल। कोई भी पार्टी, कोई भी समाज उसके लिए सम्मान का प्रतीक है। उस आंदोलन में सब पार्टी के लोग थे, सब समाज के लोग थे। तो आखिरकार सामाजिक संगठन के लोग जेल में क्यों हैं? बीजेपी के लोग जरूर होंगे। अगर बीजेपी के लोग वहां नहीं थे तो जाहिर सी बात उनकी जतखाम में आस्था नहीं है। अगर थे तो वो क्यों अंदर नहीं है? क्या कांग्रेस का एक ही आदमी था? और भी लोग होंगे, वो अंदर क्यों नहीं है? ये सामाजिक संगठन के गरीब लोग ही अंदर क्यों हैं? ये बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा करता है सरकार पर भी और प्रशासन की कार्यशैली पर भी। कांग्रेस लगातार इस चीज को उठाई है। इनफैक्ट विधानसभा का जो अभी का सेशन भी कंक्लूड हुआ उसमें भी इस चीज को उठाया गया कि काफी गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जो बिखर गए क्योंकि उनके बच्चों को सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस में अपीयर होने की वजह से भी जेल में आज रहना पड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा 200 के आसपास ऐसे लोग हो गए हैं जो जेल में आज भर्ती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लगातार स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है, ये बात बहुत आम और साफ हो चुकी है। लेकिन अब जो अरेस्ट है, पुलिस ये कह रही है कि भाई सीसीटीवी फुटेजेस में जो अपीयर हो रहे हैं उनको अरेस्ट हम नहीं करें तो क्या करें? बहुत मुश्किल है ये वेरीफाई कर पाना कि कौन वो मिसक्रिएंट था जिसने ये वायलेंस किया और कौन वो लोग थे जो जेन्युइनली जैद खाम के क्षति पहुंच जाने पर एक सोशल कॉज की वजह से वहां पर आए थे। मुझे लगता है कि हमारा सुरक्षा दस्ता इतना कमजोर नहीं है, हमारी जांच एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है कि जो सही से ना जांच कर सके। देखिए, वीडियो फुटेज में एक तरफ डंडा उठाकर किसी को डंडा मारना एक अलग बात है, और उस फुटेज में खड़े होकर के जतखाम के सम्मान में हम सब लोग मैदान में नारे लगाना एक अलग बात है। इन दोनों चीजें अलग हैं। अगर जो सम्मान में वहां आए हुए हैं उनको भी पुलिस जेल डाल दी है और जो डंडा लेकर मार रहे हैं उनको पुलिस जेल डाल दी है, तो क्या हुआ? यानी कि ये भी अपराधी, ये भी अपराधी? ऐसा नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाई आप अपने हक अधिकार की आवाज उठा सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी में 170 लोगों को जेल डाल दिया जाए, 169-80 लोगों को जेल डाल दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को अपना न्यायिक चरित्र दिखाना चाहिए, प्रशासन को अपना न्यायिक चरित्र स्थापित करते हुए सही जांच करके सही लोगों को डालना चाहिए अंदर। जुडिशियल प्रोब चल रही है। जुडिशियल प्रोब ने 3 महीने का वक्त भी मांगा था और ये चीज चंद्रशेखर आजाद जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी ये चीज कही थी। आप लोग लगातार सीबीआई प्रोब की मांग कर रहे हैं। सीबीआई पे भरोसा है कि वो न्याय कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये। सतनामी समाज, जो पूरा बहुजन समाज है, हरिजन समाज, बहुत ज्यादा सेंसिटिव समाज है, इनके सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत किया गया है। तो आपको लगता है सीबीआई भी एक जस्टिफिकेशन अगर जी 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 माफ कीजिएगा, यहाँ पे जी जी हरिजन समाज, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस चीज को हम एडिट आउट कर देंगे। दलित समाज, सतनामी समाज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन अब जो पूरा जो मुद्दा निकल चुका है, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है सीबीआई भी जस्टिफाई कर पाएगी? कहीं ना कहीं जो मेन रूट कॉज है कि जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई, इसका आंसर मिल पाएगा? आपको लगता है अगर सीबीआई से इतनी बड़ी जांच एजेंसी से मांगना की जाए तो और कहाँ जाए? अमेरिका जाए या फिर फ्रांस जाए जांच की मांग करने के लिए? पूरा भरोसा है अगर सरकार सीबीआई की जांच की आदेश करती है तो इसका सही जो इस घटना से कौन रिलेटेड है वो तो सीबीआई ही निकाल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रदेश सरकार के बस की बात है। सीबीआई जांच करे, जांच करने के बाद सही जानकारी लगे कि भाई कौन लोग हैं और वो प्रसारित की जाए बाकायदा न्यूज चैनलों पर आपके माध्यम से, जिससे कि हम तक जानकारी पहुंचे। और ये जो हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो गुस्सा हम सड़कों पर चल के निकाल रहे हैं, संविधान लेकर निकाल रहे हैं, गुरु घासीदास जी के झंडे लेकर निकाल रहे हैं, सामाजिक न्याय यात्रा के नाम से निकाल रहे हैं, ये गुस्सा हमारा भी शांत हो कि भाई हर बार ऐसा, हर सरकार में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बीआर अंबेडकर जी उसी के खिलाफ लड़े थे। डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं समाज के साथ आए दिन किया गया है। इस डिस्क्रिमिनेशन का आपको क्या लगता है एक परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? सामाजिक माइंडसेट तो लोगों का चेंज होना ही चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का, भले वो कास्ट बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, आपको क्या लगता है परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या है? क्योंकि वो जब तक नहीं किया जाएगा ऐसी चीजें लगातार होती रहेंगी। क्योंकि जैद खाम सिर्फ एक रिलीजियस एक सेंटिमेंट का हिस्सा नहीं है, वो आस्था का प्रतीक तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे माइंडसेट को परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैद खाम के विषय में कहूं तो गुरु घासीदास जी पर बहुत सारे साथियों को पीएचडी करनी चाहिए। जब उन पर पीएचडी होगी तो उनको सही पता लगेगा कि गुरु घासीदास जी करके क्या गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जब तक इस देश में शिक्षा का एकीकरण नहीं होता, शिक्षा बेहतर नहीं होती। भाई आज जिसके पास पैसा है वो कॉन्वेंट स्कूल में है, हम जैसे मजदूरों का बच्चा प्राइमरी स्कूल में है, तो एक तो ये भी बड़ा जो डिफरेंस है इसको तोड़ना जरूरी है। जिस दिन ये सब बच्चे एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10% तो जातीय व्यवस्था में कमी आएगी। ठीक, लोगों की मानसिकता चेंज होगी, तब जाकर के ये हो सकता है। अन्यथा खूब जोर लगा लीजिए,
ये ये जो भेदभाव है जी। ये लगातार बना हुआ है, बड़े पैमाने पर बना हुआ है। और अगर हमें ये कहूं कि इसको आज जो पीढ़ियां 50 साल 40 साल 70 साल क्योंकि वो तोड़ पाएगी नहीं। जो पीढ़ी पैदा हो रही है, हम जैसे लोग जो हैं जब संघर्ष करेंगे और जो पीढ़ियां पैदा होकर बड़ी हो रही है जो एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक साथ जिनको ये पता ही नहीं होगा कि भेदभाव क्या है, तो तब जाकर ये चीजें कम हो सकती है। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात कही, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा कि एक सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन के अंडर फिर रिजर्व कर दिया जाएगा कुछ एक हिस्से को जो जिनके पास एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर पहुंची नहीं है, जो रिजर्वेशन का असली फायदा है वो। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, रिजर्वेशन दिया था, तब उन्होंने कहा कि 10 साल तक रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद सरकारें इसको बदल सकती हैं। तो कल भारत बंद भी देखा गया जिसका असर बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा। क्या कहना चाहेंगे कि ये क्रीमी लेयर की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी बढ़चोड़ काफी पुरजोर तरीके से ओपोज कर रहा है, आप लोग भी ओपोज कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को, रिजर्वेशन वाली सिस्टम में अभी भी ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां पे कई सारे ऐसे परिवार है जो अभी भी अफेक्टेड है, जिनके पास एक्चुअल में रिजर्वेशन की चीजें नहीं पहुंची है, लेकिन कई परिवार है जो उस रिजर्वेशन मिलकर वो उनका अपना स्तर बेटर भी कर चुके हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? भीम आर्मी का स्टांस क्या है कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, या फिर जैसी व्यवस्था है वैसी ही चलती रहे? देखिए, आप समझिए, किसी भी व्यवस्था को जब स्थापित किया जाता है उसका एक आधार होता है। वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि प्रदेश सरकार इसको लागू कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले चाहिए इस देश का जो SC ST का OBC का जो बैकलॉग खाली है उसको भरा जाए। जब उसको भरा जाएगा बहुत सारे लोग नौकरी पर चले जाएंगे। उसके बाद जातीय जनगणना, कौन कितने अनुपात में है, किसको क्या मिला, जब तक ये आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे वर्गीकरण कर देंगे? ये तो एक ये समझिए कि जो एक जुटता बड़ी तेजी के साथ इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की हो रही है, उसमें एक बड़ी फूट डालने का काम है। जो SC समाज के लोग जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर इकट्ठे होते जा रहे हैं, बड़ी फूट डाली जा रही है। सरकार अगर इतनी तेजी है तो सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनको परमानेंट करे, समान काम समान वेतन की पॉलिसी लागू करे। सरकार उसको नहीं करती है क्योंकि वो जानती है भाई अगर वंचित वर्ग के लोग मजबूत हो जाएंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े होंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। सरकार जानती है। तो वर्गीकरण जो है वो पहले जो है बैकलॉग, फिर जातिगत जनगणना, जब आंकड़े निकल कर आएंगे तब वर्गीकरण हो तो सही है। अगर ऐसा नहीं है तो वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं बैठता। रही क्रीमी लेयर की बात, एक IAS अधिकारी को राजस्थान में शादी के समय घोड़ी पर बैठने के लिए सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। IAS अधिकारी को, आम आदमी को नहीं जी। कहाँ क्रीमी लेयर लागू करना चाहते हैं, किन लोगों पर करना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, EWS के तहत यहाँ पर जो है बिना आंदोलन किए, बिना कुछ किए आरक्षण दे दिया जाता है। एक वर्ग जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है, क्या उसके आरक्षण में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि 5% आरक्षण वो ऐसे सेक्शन के लिए जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनके लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना करके उसको स्थापित करे, यहाँ का बैकलॉग भरे, तब जाकर ये जो बातें वो जो करती बात की बातें करती है, पेड़ को पहले जमीन से लगाया जाता है तब वो बड़ा होता है। सरकार ये करती है कि वो चोटी से बात करना शुरू करती है, ऐसे कैसे चल जाएगा? सरकार अपना न्यायिक चरित्र दिखाते हुए जातिगत जनगणना कराए, बैकलॉग भरे और फिर वर्गीकरण पर बात हो, फिर बहस हो, फिर चर्चा हो तो सही है। ऑपोजिशन भी राहुल गांधी लगातार कहते हुए आए हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आप भी उसी के साथ हैं कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं, हम तो इस काम को पिछले 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल से लगातार बोलते ही रहे हैं। हाँ। भाई हमें पता लगना चाहिए हम कहाँ किस प्रदेश में, देश में कितने लोग हैं, हमारे कौन कौन लोग क्या क्या करते हैं, हमारी कितनी जातियाँ हैं, कितनी प्रतिशत में हम लोग हैं, हम तो ये लगातार बोलते आए हैं। राहुल गांधी जी ने अब ये पिछले यात्रा से ये करना शुरू किया है। ठीक है, वो भाई उनकी अपनी वो सोच है कि वो किस प्रकार से इस बात को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन देखिए कीचड़ की बदबू वही जानता है जो कीचड़ में रहता है। और अभी भी समाज हमारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत वंचित है।